मैं तो ना भी बता दूंगा क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है क्या 2022 में संगीत वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की अध्यक्षता नियुक्त किया गया है। अब ये करंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना भाई। तो सीसीआई का ऐसा हमने अभी करंट अफेयर्स में भी ये टॉपिक आया था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग वाला जो टॉपिक है ना, ये उसमें भी आया था करंट अफेयर्स में भी। तो उनकी भूमिका की जिम्मेदारी के बारे में, ये जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है सीसीआई, इसका काम क्या होता है। तो इंडियन मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन, एक फेयर कंपटीशन मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। उसके अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए? संगीत वर्मा। अब बच्चे यहीं से देख के चौंक जाते, सर 2022 की पूछी थी, चल क्या रहा है 2026 चल रहा है, करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं 2022, तो बच्चे यहीं से बुरा मानना चालू हो जाते हैं। बट आपको ध्यान में रखना है ये सब चीजें, ठीक है, ये चीजें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक फेयर कंपटीशन मेंटेन रखना गाइस, मतलब कि एक फेयर मतलब क्या, एक हेल्दी कंपटीशन जिसे कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? कंपटीशन में यानी कि सबको राइट है अपने अपनी बातें रखने का, अपना अपना प्रमोशन करने का, ठीक है ना, ये चीज है। तो इसका आंसर, पहली बात तो यह ध्यान रखना आप लोग कि सीसीआई जिसको हम क्या करते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? संगीत वर्मा, है ना। 2022 में इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो इंडियन मार्केट है गाइस, प्रमोटिंग एंड सस्टेनिंग फेयर कंपटीशन इन इंडियन मार्केट। संगीत वर्मा है ये, संगीता नहीं, ये संगीत ही रहेगा ये, ठीक है ना। फेयर कंपटीशन की बात कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग। जितने भी कॉमोडिटीज वगैरह होते हैं, मार्केट अलग अलग तरह की होती है, पता ना आपको। जैसे एक होती है मोनोपोली मार्केट, है ना, और मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, एक ही बंदा होता है सेलर, और खरीदने वाले क्या होते हैं, इसको कहते हैं एकाधिकार बाजार। क्या कहते हैं इसको? एकाधिकार। इकोनॉमिक्स आपको पता है ना, दिल्ली पुलिस में अभी एक क्वेश्चन वो भी आया था, हमने जो 50 बार डिस्कस किया, क्या 1991 वाली जो पॉलिसी है ना, और तुम देख एलपीजी वाली, और तुम देखना कि 57 शिफ्टों में, बहुत अपडेटेड चीज कर रहे हो आप लोग। अच्छी बात ये है कि आप साथ साथ चल रहे हो एग्जाम के। 19 दिन एग्जाम हुए हैं, एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ है, 57 शिफ्ट में देखना आप लोग कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया होगा, ठीक है ना। और 2020 में भी आया था, 2023 में भी आ गया, और 2025 में भी मैंने बोला था आएगा, और आया है, पहले दिन पहली शिफ्ट में आया है। अब आगे का देखेंगे क्या होगा, खैर इसकी बात बाद में करते हैं। पहले मैं ये कह रहा था आपको, एक होता है मोनोपोली मार्केट। क्या होता है? मोनोपोली मार्केट, जिसको कहते हैं एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार, इसमें क्या होता है, इसमें सेलर एक होता है गाइस। सेलर जो होता है, सेलर यानी कि विक्रेता जो होता है, वो क्या होता है, सिर्फ, है ना, एक ही होता है, सेलर एक ही होता है। लेकिन खरीदने वाले क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज। क्या एग्जाम्पल है इसका? है ना, इंडियन रेलवेज जैसा कोई और संस्था तो है नहीं देश में, है ना, और इसके बायर सारे के सारे आपको लेना ही पड़ेगा, एक ही ऑप्शन आपके पास, वो चीज है, ठीक है, ये कहानी है। तो इस तरह की, अब इसमें तो कंपटीशन की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेचने वाला एक ही है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा, कुछ एक और भी होते हैं, जैसे एक हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें सेलर दो कम है, बहुत कम है सेलर। जैसे एक एयरटेल हो गया, एक वोडाफोन हो गया, एक जियो हो गया, और भी कुछ है। अब तो फिलहाल 3 ही रह गए, मतलब कि। अच्छा, कुछ साल पहले तक एक एयरसेल हुआ करता था, एक बीएसएनएल भी हुआ करता था। बीएसएनएल तो शायद अभी भी आई थिंक, बट कहीं कहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा आइडिया हुआ करता था। ये सारे के सारे धीरे धीरे क्या हो गए, मर्ज हो गए, है ना। आगे की बात करें, संगीत वर्मा नाम है इनका, और सीसीआई के अध्यक्ष रहे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यूएनडीपी गाइज, क्या चीज है ये? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट गाइज, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहा है, एचडीआर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट में देशों की तुलना करने के लिए क्या, देखो एचडीआर में वो क्या निकालते हैं। अच्छा, मानव का विकास कैसे होगा? नाम हैप्पी रख देने से यहाँ के लोग खुश थोड़ी हो जाएंगे। मिडिल क्लास को लेकर मेरे मुंह से शायद अभी 2-4 दिन पहले भी एक वर्ड निकला था। यहाँ पे मिडिल क्लास में भारतीयों की ये हालत है कि एक लोन चुकाने के लिए हम एक दूसरा लोन ले रहे हैं। मिडिल क्लास की जो इंडिया में हालत है उस समय बहुत ही खस्ता चल रही है। मतलब एक लोन लिया है, वो पे नहीं हो रहा, उसको पे करने के लिए फिर क्या ले रहे हैं, एक और लोन, ठीक है। ध्यान से सुनना आप लोग गाइस, एचडीआर मानव विकास का हमें ये पता चलेगा कि ये आदमी जो है कितना ज्यादा जो है इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, ये जीवन में कितना ज्यादा खुश है, इसकी शिक्षा का लेवल क्या है, और इसकी इनकम क्या है। तो 3 चीजें रहती है गाइस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और
अब मेरी बात को पूरा समझ लेना आप लोग। यूनाइटेड, ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, रीजन क्या है कि हमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। यूनाइटेड नेशन जो है गाइस, इसमें इंडिया की रैंक है, यूएनडीपी 2025 की रिपोर्ट जो है गाइस, इसमें 193 देशों में इंडिया की रैंक कितनी है, 138 है। कितनी है, 138। तो ये सुधरी है। अच्छा ये मत समझना कि क्लास के नंबर है, ये बहुत ही बेकार है, मतलब कि बहुत ही लो है। इसमें जो रैंक 1 होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, खराब होगा, अच्छा होगा। ये एग्जाम वाले नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में गाइज जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, उसमें वो क्या देखता है, वो देखता है कि भैया लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है ना, जीवन प्रत्याशा बोलते हैं हिंदी वालों, जीवन प्रत्याशा बोलते हैं इसको, ठीक है। जीवन में आप कितने खुश हैं। दूसरा है क्या, शिक्षा आपकी देखी जाएगी। और तीसरा क्या है, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय देखी जाएगी, प्रति व्यक्ति आय देखी जाएगी। आय बहुत मैटर करती है दोस्तों, ठीक है ना। शिक्षा, अब देखो मैं तो बाय डिफॉल्ट एजुकेशन से जुड़ा रह गया मैं, इसलिए शिक्षा के महत्व को समझता हूं। लेकिन सपोज करो ये व्यक्ति ग्रेजुएशन कर लेता है और लाइफ में ऐसी फील्ड में चला जाता है जहां पे इसकी पूरी पढ़ाई काम में नहीं आई। तो कुछ दिन पहले मैं आपको याद करो क्लास में एक बात कर रहा था, शिष्टाचार की पीक लेवल की बात कर रहा था शायद मैंने कहा ये क्लास में आता है, इवनिंग बैच में बात करता हूं, आपको भी समझाता हूं। आप सारे कितने अच्छे लोग हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं आप लोगों ने, अच्छे घरों से आते हो, अच्छा खाना खाते हो, आप लोगों को पेरेंट्स ने तमीज भी सिखा रखी है कि सर नमस्ते, है ना, ये चीज है ना, 4 दोस्त खड़े उसके पीछे पैर भी छू लेना शायद, ये सारी चीजें आप देख रहे हो, ये आपके शिष्टाचार की कैटेगरी में आता है। लेकिन शिष्टाचार का एक लेवल इससे बियॉन्ड है, क्या कि जब टीचर ने कह दिया कि करने का मतलब करने का, टीचर बोल रहा है, याद आ रहा होगा निखिल को कि सर हाँ ये निखिल को याद आ रहा होगा कि मैंने कहा था कि जीएस पढ़ने का मतलब, है ना। अब मान के चलो कोई भाई है वो बैठा हुआ, मैंने कहा कि तू सुबह आएगा यहाँ पे पढ़ेगा, और सुबह से वो जीएस ही पढ़े जा रहा है ना, मैथ्स उसको उसका मतलब फुल आती है, इसका ये मतलब नहीं है, उसका तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अकेले पढ़ेगा तो पूरा सत्यानाश ही करेगा फिर तो वो पक्का, फिर तो क्योंकि जहां मन ले जाएगा वहां तक वो ले जाएगा, है ना, वो चीज है। लेकिन बी मैच्योर, आप लोग छात्र, आपको वार्निंग दे रहा हूं बार बार, वही सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट बनाइए, वो बनेगा, ठीक है, वो चीज है। आ जाओ, तो ये ध्यान रखना है, 3 चीजों का ध्यान रखना है एचडीआर में, इंडिया की रैंक। आगे बढ़े, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। अच्छा गाइस एक चीज और, यहाँ पे एक बात आ गई है पर कैपिटा इनकम की। किसकी बात आ गई है, पर कैपिटा इनकम। गाइस क्या होता है, कुल आय को हम किससे डिवाइड कर देंगे, जनसंख्या से। किससे, जनसंख्या, यानी टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, है ना, तो आ जाएगी। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ना एक व्यक्ति थे, नाम था उनका दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था उनका, हाँ ना, इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का बूढ़ा व्यक्ति, भारत का बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है ना। इनको शायद दादाजी भी कहते थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अच्छा, ही इज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए। समझ पा रहे हो क्या आप लोग, पहले भारतीय, मतलब अच्छा दादा भाई इसका मतलब ये महात्मा गांधी से सीनियर थे। 1800, महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई साहब, 1869 है, और ये बंदा 1885 में, तो उससे पहले ही, बल्कि काफी पहले ही ब्रिटेन में सांसद का चुनाव लड़ चुका है ये आदमी, है ना। तो एज वाइज ये काफी बड़े हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट इंडियन, पहला भारतीय जो क्या है, पहला भारतीय जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में गई, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में क्या है, सांसद है, एमपी है। समझ पा रहे हो क्या आप लोग, और वहां पे जाके अंग्रेजों की पार्लियामेंट में चुनाव लड़के समझा रहा है कि तुम इंडिया को क्या कर रहे हो, लूट रहे हो। उसके लिए उसने एक बिल तैयार किया, एक नोटिस तैयार किया, और वहीं खड़ा हो गया लेकर के। उस किताब का नाम था गाइस ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। ड्रेनेज मतलब क्या होता है, नाली, है ना, निकासी, एग्जिट, जो ड्रेन होता है ना, नाली को ही कहते हैं। वेल्थ मतलब क्या होता है, तो कैसा भारत से पैसा जो है वो एग्जिट हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ लिखा इन्होंने। गई पहले, सबसे पहले भारत की पर कैपिटा इनकम जो है ना, प्रति व्यक्ति आय जो है कैलकुलेट करी, जो कि कितनी थी, 20 रुपए प्रति व्यक्ति थी, 20 रुपए, ठीक है ना, वो चीज है। उस समय ठीक था हिसाब किताब। आगे बढ़ जाए, इतना पता है, आगे बढ़ते चलो बाकी देखेंगे। इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल,
थार डेजर्ट है। इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या होता है? थार डेजर्ट। गाइस मरुस्थल को डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वो खाने के बाद वाला नहीं, वो अलग होता है, ठीक है ना। ये मरुस्थल है गाइस। गाइस कोई भी ऐसी जगह जहां पे 20 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम बारिश होती है। बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है, ठीक है ना। ऐसा मरुस्थल यानी कि डेजर्टेड प्लेस वो होता है गाइस। मरुस्थल कोई पूछे तो आप ये क्या कहोगे कि वहां पे रेत होती है क्या? मरुस्थल का ये मतलब नहीं होता कि वहां पे रेत होती है, ठीक है। मरुस्थल का मतलब होता है जहां पे 20 सेंटीमीटर से कम बारिश। मैं अभी ना पोहा खा रहा था, तो खाऊंगा भी क्या, अकेले हुई हूँ आजकल मैं, तो मैं पोहे खा रहा था। तो मैं पोहे खाने के लिए मैंने पोहा भिगाया कि मैडम हमारी चली गई है ना, ठीक है। तो अब मैं अपने खाने का मेन्यू बताऊंगा तो तुम झेल नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी पोहा समझ लो, पोहा तो समझते हो। जब मैं पोहे को भिगा रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि चावल को ऑलमोस्ट कंट्री छोड़ने के कगार पे है। ये ऐसा प्रोडक्ट है ना चावल, राइस, है ना, जो धान से ही बना हुआ है। पोहा भी उसी से बना है, चावल भी उसी से बन रहा है। तो ये उगने से लेके बनने तक बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। इसको एक पतीला पानी चाहिए, घर में बनाया होगा आप लोगों ने, है ना। बनने वक्त में खेतों में ना इतना पानी चाहिए, तब जाके ये उसमें उसके बीज लगाए जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? बनने में भी पानी चाहिए। और अब ध्यान से सुनना, राजस्थान में चावल है चलेगा या बाजरा चलेगा? बाजरा चलेगा। क्या राजस्थान में नदियां बह रही है क्या? और लेकिन अगर अब देखो, चावल उग रहा था बंगाल में, बिहार में, क्योंकि वहां पे बाढ़ आ रही है, पानी की कोई कमी हमें है नहीं, तो हम खाएंगे चावल, है ना। अब राजस्थानी उगाने लग गए चावल, तो प्रॉब्लम तो होगी ना, समझ रहे हो लोग। तो जो जहां का ओरिजिनल है वो वहीं पे रहे तो ज्यादा बच्चे अच्छा है ना, वो ये कहानी है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने कहा गाइस डेजर्टेड प्लेस वो होते हैं जहां पे 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। और मैंने कहा कि ये दो तरह के होते हैं, या तो ये कोल्ड डेजर्ट होते हैं या तो ये हॉट डेजर्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखते हो, लेह देखते हो आप लोग, मनाली देखते हो आप लोग, ठीक है ना, सियाचिन देखते हो आप लोग, है ना। ये सारे के सारे कोल्ड डेजर्ट है। मनाली भी एक तरह का रेगिस्तान है, ठीक है ना। और हॉट डेजर्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? एक थार डेजर्ट आ जाएगा, जो सबसे बड़ा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा है। लेकिन वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे इस, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट क्या हो जाएगा? सहारा, सहारा डेजर्ट हो जाएगा। कोई पूछे एशिया का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? गोबी डेजर्ट हो जाएगा। कहां पे गोबी डेजर्ट? कहां पे है? मंगोलिया में। गए कहां पे? मंगोलिया में है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। हाँ, रन ऑफ कच्छ कोल्ड डेजर्ट नहीं है, व्हाइट व्हाइट है, व्हाइट सैंड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रन ऑफ कच्छ कोल्ड डेजर्ट नहीं है। हॉट भी नहीं है। क्यों नहीं है हॉट ना कोल्ड? ये कैसा डेजर्ट है? ये तो बात उठ गई। तो वहां पे ना समुद्र के किनारे है, वो किसके किनारे है? और समुद्र के किनारे में ना तो टेम्परेचर हॉट रहता है ना टेम्परेचर कोल्ड रहता है। समझ हो गया आप लोग? क्वेश्चन आया सीजीएल 2024, हाँ 24, मैंने पीवाईक्यू करा रखा ऑनलाइन। उसमें आया कि इनमें से किसका एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर और एवरेज लोवेस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो ऑप्शन में था मुंबई, तो मुंबई होगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हमेशा कैसा रहेगा? एक जैसे ही रहेगा ऑलमोस्ट, ना तो ज्यादा हॉट ना ज्यादा। इसका कारण है वो सी, समुद्र, है ना। और समुद्र कारण है, तो आपको पता है कि समुद्र के यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं टोटल? समुद्र के किनारे कितने स्टेट्स हैं हमारे पास टोटल? 9 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 9 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो कोस्टल बाउंड्री है वो किसकी है? गुजरात की। दूसरे नंबर पे किसकी है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है ना। सबसे छोटी बाउंड्री गोवा की है। 4 स्टेट कौन कौन से गाइस? बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, टोटल 9 स्टेट्स हैं। यूटीज भी हैं, ठीक है ना। बस सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, इसी एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ जाए तो याद रहेगा, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार, एशिया का सबसे बड़ा गोबी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, इसके अलावा बहुत सारे डेजर्ट हैं, बहुत सारे रेगिस्तान है। विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया में, सूखों का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो पूरा डेजर्टेड प्लेस ही है। वो पूरा का पूरा जो कंट्री है, कंट्री की बात कर रहा हूं, कॉन्टिनेंट की नहीं, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, वो पूरा का पूरा क्या है? डेजर्टेड प्लेस है, सूखा है। वहां पर पीने वाले पानी की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है ना। ये कहानी है। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। निम्न में से किस निम्न मानव सूचकांक HDI स्कोर क्या दर्शाता है गाइज? गाइज हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ दिखाता है। HDR हाई
ह्यूमन HDI ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, अभी तो बता रहा है मैंने आपको। एक बार बताओ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, ये क्या बता रहा है कि अच्छा जीवन है, ठीक है ना। इसका आंसर कमीशन ने ये वाला दे रखा था, ठीक है ना। इसलिए कहता हूं दिल्ली पुलिस में जो भी अब जो नया आंसर आ रहे हैं ना, उसको आप लोग चैलेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे काफी सारे बच्चों ने 12-12 क्वेश्चन चैलेंज किए एक एक शिफ्ट में। अपने इंस्टीट्यूट के बता रहा हूं, हर क्वेश्चन जो भी खोलो उसको ऑलरेडी चैलेंज मिलेगा आपको, ठीक है। इसका आंसर ये वाला, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, HDR ये बताता है ना। कौन चालू करता है इसको, ये UNDP है ना, नाम है इसका HDI। मैंने बता 25 में इसकी क्या रैंक है 193 कंट्रीज में से, 138 स्कोर है इसका ना। और इसमें 3 चीजें काउंट होती है ना, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम। इनकम तो जरूरी है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज। इसका हिंदी में भी यही रहेगा, ध्यान रखना। इलेक्टोरल, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज ही कहेंगे। गाइस ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं गाइस। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में गए। आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक कर लेते हैं। कौन से पार्ट में ये संविधान के? 5 में कर ले। पार्ट 1 में क्या है? जमीन की बात कर रहा है ना। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या है? DPSP। पार्ट 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर उसके बाद अब पार्ट 4B तो है ही नहीं, अब तो पार्ट 5 है। यहां से हमारा चालू था सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, कौन से आर्टिकल में लिखा है? ठीक है ना। हमने ये प्रोविजन कहां से लिया? हमने ये कहां से लिया है? ये चीज USA से। कहां से लिया है? कोई पूछे कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये हमने कहां से लिया है ना? अमेरिका से लिया है, ठीक है ना। अमेरिका से लिया है, USA से लिया है, ठीक है, इस पोस्ट के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा इस मेन आर्टिकल पे आता है, एक आर्टिकल 44 है और एक आर्टिकल 40। ये भाई हमारा जो, अच्छा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या आप वोट डाल सकते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में? कोई पूछे वोटिंग कैसी होती है इंडिया में, तो आप कहते हैं ना 2 तरह की होती है। कैसी वोटिंग होती है? 2 तरह की। कैसी कैसी भाई? हाँ, एक होता है डायरेक्ट वोटिंग और एक होता है इनडायरेक्ट वोटिंग। मीडियम का इशू है तो भाई बताना, मैं खुद भी हिंदी मीडियम का ही हूं, बस चल रहा है पेन जैसे तैसे। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अब समझना आप लोग, डायरेक्ट का मतलब जहां पे जनता खुद से वोट डालती है, और इनडायरेक्ट जहां पे जनता खुद से वोट नहीं डालते। इसमें क्या क्या आता है, ध्यान से सुनना। इसमें MCD के चुनाव आते हैं, इसमें पंचायत के चुनाव आते हैं, समझ पा रहे हो क्या आप लोग? इसमें MP के चुनाव आते हैं, इसमें MLA के चुनाव आते हैं, ओके। इसमें किसके चुनाव आते हैं गाइस? इसमें वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव आते हैं, इसमें प्रेसिडेंट के चुनाव आते हैं, और भी इसमें राज्यसभा के जो MPs होते हैं वो, ये वाले जो MPs हैं ये किसके हैं? लोकसभा वाले, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, किसमें होती है? अच्छा, राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा गाइस। क्या होगा? इलेक्टोरल कॉलेज होगा, ठीक है ना। और प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट गाइस, आर्टिकल 55(4) में लिखा हुआ है कि चुनाव होगा। और चुनाव होगा कैसे, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो जो बॉडी चुनाव कराती है उसका नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या नाम है? ठीक है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व, PDF में आपको भेज दूंगा, ठीक है ना गाइस। ये जो होता है ना राष्ट्रपति का चुनाव, उसके लिए टर्म यूज की जाती है राष्ट्रपति। देखो, चुनाव में जब आप कहीं पे, आप लोगों ने जिसने वोट डाला है, या फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि जब आप वोट डालते हो तो किसी एक व्यक्ति के आगे का बटन दबा के आ जाते हो। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा, अगर 2 लोग खड़े हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इंडिया में 2 ही लोग खड़े हो सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर 2 लोग खड़े हैं और मुझे वोट डालना कि किसको वोट दूंगा, तो मैं प्रेफरेंस वाइज वोटिंग दूंगा। मैंने इनको A प्रेफरेंस दिया, इनको, ठीक है ना।
फिर वो उनको वोट डालना है। अब ये मान लो इनको जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा आएगी फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको मिलेगा, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना। इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी एक को वोट डाल के आगे दूसरे को वोट नहीं डाला, इसी प्रोसेस को कहते हैं, है ना। हालांकि ध्यान रखना आप लोग, इसमें काफी सारी बातें होती है, बस दो टर्म याद रखना, एक तो इलेक्टोरल कॉलेज और दूसरा ये वाला, ये रेशियो है ना, रेशियो बेस्ड होता है एक्चुअली। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस स्टेट में है वो लिख सकते हो आप लोग, हाँ परिषद वाला, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आ जाएगा। हाँ तो विधानसभा में तो डायरेक्ट हो गया आपका, जहां पे एमएलए बनेंगे, और विधान परिषद वाले क्या बन जाएंगे, समझ पा रहे हो कि आगे बढ़े। आ जाओ, फुटबॉल सॉकर में गाइस खिलाड़ी शरीर के किस अंग का उपयोग नहीं करने पर नहीं कर सकता, हाथ का प्रयोग नहीं कर सकता गाइस। कौन कर सकता, सिर्फ वो गोलकीपर। कितने प्लेयर होते हैं इसमें, 11 प्लेयर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आप लोग। ये भी याद रखना कि फुटबॉल में एक टीम में 11 होते हैं जो फील्ड में होते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अरे तुम्हें नहीं पता क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा पिच की लंबाई कितनी होती है, बॉल की वेट कितना होता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपको, आप उस समय वो डायलॉग नहीं मार सकते, बता यार ये क्या पूछ लिया इसने, बॉल का वेट पूछ लिया, बताओ। नहीं नहीं 11 नहीं होते, 11 किसी क्लास में मैं इनकी टर्म्स भी लिखवाऊंगा, जैसे बटरफ्लाई, है ना, टर्म हो गया, या और भी टर्म्स यूज होती हैं। आगे बढ़ जाएं। अगला, स्वयं सहायता समूह SHGS के माध्यम से महिलाओं के आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल कौन सी है। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें वो महिलाओं को क्या कर रहे हैं, उनको इनकरेज करने के लिए कोई, इसमें बहुत सारी स्कीम पूछी हुई है उन लोगों ने, मतलब फीमेल्स को प्रमोट करने के लिए जो है वो इन्होंने काफी सारी स्कीम्स इसमें पूछ ली हैं, जैसे कि एक होमगार्ड भी है इसमें, जैसे इन्होंने पूछा है कि किसानों को जो लोन वगैरह के रिगार्डिंग जो पैसे भेजे जाते हैं उसका क्या नाम है, उस चीज का क्या नाम है, वो चीज है, ठीक है। इसका आंसर है गाइस आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM। अरे अभी देखा नहीं था, आपने पढ़ा था बिहार में 10,000 भेजे थे, वो इसी स्कीम के थ्रू थे। वापस मांग रहे हैं, वापस मांगे, वो हमारा मैटर नहीं है। आगे बढ़े। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है। आयुष्मान भारत गई 2018 की स्कीम है ये, ठीक है ना। पता नहीं मैंने कल कहां पे पढ़ा था, 5 लाख का तो बड़ा बड़ा लिख रखा था और नीचे लिखा था प्रति व्यक्ति प्रति परिवार, मतलब एक परिवार में मैक्सिमम एक ही व्यक्ति को मिलेगा, चाहे 1 लाख एक व्यक्ति पे 5 लाख खर्च हो जाए या सब पे मिला के 5 लाख खर्च हो। क्यों हंस रहे हो, इतना क्लास से हो रही है। टेक्नोलॉजी देख लो, ऐड करने को है, ठीक है ना। आयुष्मान, ये मुझे कल कहीं दिखा था एक्चुअली, ये स्कीम ना मुझे दिखी थी, और अभी आपको पता होगा दिल्ली में भी ये ऐड हो रहा है। आप लोगों ने, किसी ने करवाया, ये दिल्ली में लागू हो चुका है, ये पता है आपको। अभी तक ये लागू नहीं था, क्यों, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और सरकार चाहे, स्टेट की गवर्नमेंट चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को लागू नहीं होने दे सकते। समझ पा रहे हो क्या, इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंने ये बोला कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट बिल बनाती है ना, वो पूरे देश पे लागू होता है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे स्टेट में नहीं होगा तो नहीं करेंगे उसको, हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे पास वो, ठीक है ना, वो पास नहीं होने देंगे। स्टेट इतना देखो, सेंटर अपनी पे आ जाए तो फिर वही पावरफुल है, लेकिन जनरली वो नहीं होने देते। हाँ, अगर सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है, आज की ताजा खबर सुनी आपको, दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा देने जा रहे हैं, कंप्लीट, सुबह के बैच में मैंने बताया था आपको, और यूपी में तीन यूपी का बंटवारा करने जा रहे हैं। दिल्ली को अब फुल स्टेट का दर्जा मिलेगा, तो अब यहां पे ना ज्यादा चीजें होती हुई नजर आएंगी, जैसे
बिहार में जॉब्स आती हैं, हो सकता है यहाँ भी अब जॉब्स की संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, वो चीज है। फिलहाल ध्यान से सुनना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत। आगे बढ़े। पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता किसानों को कैसे प्रदान, प्लीज बातें नहीं भाई। पीएम सहायक योजना के तहत किसानों को जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल एड है, वो कैसे पता चल रहा है? हमारे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है गाइस? यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक के? राजीव गांधी। कौन है? इन्होंने कहा था कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं ना तो किसान के पास 40 पैसे पहुंचते हैं। ठीक है ना? तो इस बीच में इस ब्रोकरेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया कि डायरेक्ट जो है किसान के खाते में वो चला जाए। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। जो सिलेंडर वाले पैसे पहले आते थे अकाउंट में, है ना, आपके में आते थे, फिर आप घर वालों को देते नहीं थे, घर वालों ने कर रहना दो। ठीक है, वो चीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डीबीटी हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? लोकसभा सेशंस की अध्यक्षता कौन करता है गाइस? स्पीकर कहता है। लोकसभा सेशन की अध्यक्षता कौन करता है गाइस? ध्यान से सुनना, ये मान के चलो हमारा अब तो पार्लियामेंट गोल नहीं बनाना चाहिए, अब पार्लियामेंट ऐसा बनाओ आप लोग, सेंट्रल विस्टा, है ना भाई। इसमें 2 शब्द है ना गाइस, एक है आपका लोकसभा, एक है आपका, एक में सेंट्रल हॉल है जहां पे दोनों की कंबाइंड मीटिंग होती है। लोकसभा को जो बंदा लीड करता है उसको कहते हैं स्पीकर। उसको क्या कहते हैं? स्पीकर। और राज्यसभा को कौन करता है? चेयरमैन करता है गाइस। और चेयरमैन यूजुअली कौन होता है हमारे देश का? वाइस प्रेसिडेंट होता है। चेयरमैन यूजुअली क्या होता है इस देश का? वाइस प्रेसिडेंट होता है। स्पीकर अगर नहीं होगा तो कौन हैंडल करेगा? डिप्टी स्पीकर। कौन हैंडल करेगा? और डिप्टी चेयरमैन। स्पीकर इस समय कौन है भाई? ओम बिरला है। डिप्टी स्पीकर किसी को पता है क्या? बता दोगे तो फिर अच्छा लगेगा हमें भी। हाँ, हाँ, अभी कोई नहीं है, वैकेंट है तो रहने दो, कोई बात नहीं। हमारे ये राज्यसभा के चेयरमैन कौन है अभी? सीपी, सीवी, सीपी ना, वी, वी ना, सीवी राधाकृष्णन, है ना। सीवी राधाकृष्णन हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस समय, और वही हमारे राज्यसभा क्या है? चेयरमैन है। अच्छा गाइस, ये तो चलो इसने लोकसभा का पूछ लिया। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या पूछता कि जब ज्वाइंट सिटिंग होती है किसकी? लोकसभा की, और तो कौन लीड करेगा? जब ज्वाइंट सिटिंग होगी लोकसभा की राज्यसभा की तो उसको कौन लीड करेगा? जब पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेशन समझते हो ना, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट की बात करते, चलो आ जाओ। सरदार सरोवर डैम निर्माण के दौरान आदिवासियों के प्रति व्यवहार के विरोध में किसने पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया? उसका आंसर है बालक, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा स्पीकर। हाँ जी, सरदार सरोवर डैम कहाँ है पहले ये बताओ? गुजरात में। कहाँ पे है? इससे 3 स्टेट को बेनिफिट है, एमपी को भी है, गुजरात को भी है, महाराष्ट्र को भी है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति थे गाइस, नाम था उनका बाबा आमटे। क्या नाम था उनका? इनको 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 वो मत समझना तुम कोई बाबा झाड़ फूक वाले, ठीक है ना। ये सोशलिस्ट थे गाइस, समाज सेवी थे। क्या थे ये? समाज सेवी थे। ठीक है ना। समाज सेवा के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे। ठीक है ना। तो इन्होंने जो है वो जो आपको पता गुजरात वाला जो इलाका ना बहुत ट्राइबल इलाका है। आर्टिकल 371
आर्टिकल 370 तो आपको पता ही है, वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। और 371 में भी और भी इंडिया के बहुत सारे ऐसी जगह जो रिजर्व है, जहां पे आप जाके रह नहीं सकते हैं। इंडिया में कहीं भी मरो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां नहीं मरना है, क्योंकि जब अगर आप वहां पे मरोगे ना, तो आप वहां के इनहेबिटेंट्स को खराब करोगे, पॉल्यूट करोगे, ऐसा मानती है गवर्नमेंट। मतलब उनका कल्चर खराब करोगे आप लोग, समझ रहे हो आप लोग। अभी मैंने कल एक न्यूज पढ़ रहा था कि केरला में एक परिवार था, वो पता नहीं कितने ईयर से वो जंगल में रहता अलोन, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है, वो चीज है। तो कल्चरल राइट्स जो है ना हमारे, उसी कारण से हम ये सेफ हैं। जैसे अंडमान निकोबार पे देखा होगा, वो मैंने बताया था पढ़ाने के दौरान, कि एक ट्राइब है जो कि हजारों सालों से वैसे ही है, वो वहां पे आज भी वो है ना अपना पोचिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और खाते हैं। और एक बार एक क्रिश्चियन गया कि मैं इनको जो है रिलीजन के बारे में बताऊंगा, उसको टांग दिया मार के, उसको मार के टांग दिया। तो दूसरा क्या कि एफआईआर करो, अब इन पे एफआईआर करो। तो पुलिस वाला ने कहा भाई तुम गए ही क्यों वहां पे, रिस्ट्रिक्टेड जोन है वो। उनको 3 चीजें ऑफर की गई थी, नारियल का पानी, एक पिग और एक टॉय, प्लास्टिक का खिलौना। खिलौना तो उन्होंने फेंक दिया, ठीक है ना, पिग को उन्होंने मार दिया और नारियल का पानी वो पी गया। मतलब 2 चीजें एक्सेप्ट कर ली। एक चीज उन्होंने, उन पे एक्सपेरिमेंट होते हैं लेकिन उनके अंदर जाना अलाउड नहीं है, काफी खतरनाक है। आप इस पे सब पढ़ सकते हो आप लोग, ये अभी भी है हमारे पास, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे लोग अभी भी हैं जो ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करें तो ये समाज सेवी थे गाइस, कौन थे, सोशल वर्कर थे। और सरदार सरोवर डैम जब बना तो वहां के लोगों को हटाया गया। ये जितने डैम बने हैं ना गाइस, इतने ज्यादा कलेश में क्यों है, क्योंकि इनका एरिया बड़ा वाइड है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, हीराकुंड। कौन सा, 25 किलोमीटर गाइस, कितना, कहां तक पड़ेगा यहाँ से 25 किलोमीटर, बताना। यहाँ से 25 किलोमीटर कहां तक जाऊं मैं, धौला कुआं, धौला कुआं पार पड़ेगा ना, तो इतना किलोमीटर लंबा है वो डैम, ठीक है ना। अब देखो धौला कुआं, हालांकि मेन डैम जो है वो 5 किलोमीटर है, वो भी कम नहीं होता। समझ पा रहे हो आप लोग, सुनो मेरी बात ध्यान से प्लीज, बातें नहीं, बैकेंड में बातें नहीं क्या करो आप लोग, ठीक है। तो मैंने कहा कि किस मैटर पे कह रहा था मैं आपको, हाँ, ये तो एक जैसे एक डैम बना था गाइस, यहाँ पे नाम है इसका टिहरी डैम। टिहरी डैम है यहाँ पे यूके में, उत्तराखंड में। तो वहां पे भी एक मूवमेंट चला था, चिपको आंदोलन। कौन सा मूवमेंट चला था, किससे चिपक रहे थे, पेड़ों से चिपक रहे थे, ठीक है, चिपको मूवमेंट गाइस, ठीक है ना। ये चिपक रहे थे किससे, पेड़ों से ना, ट्री से, है ना। और जिस व्यक्ति का नाम था, जिसने मूवमेंट चालू किया था, उनका नाम था सुंदरलाल। क्या नाम था उनका, जेठालाल का साला नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम इनका गाइस। एक और समाज है बड़ा जो इन सब चीजों को बड़ा ही भाव देता है, ठीक है ना। 20 नोई, मतलब 20 इनके रूल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनके कल्चर को खराब, मतलब पेड़ों को खराब करे। कल बीपराग को धमकी आई है 10 करोड़ की, मिट्टी में मिला देंगे बीपरा को, यहीं से आई है, सोर्स यही है? सर यहाँ पे तो गोली चली है, हाँ, पश्चिम बिहार में चलिए, रोहिणी में चली है, वो उसी न्यूज में मैंने पढ़ा। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, ज्यादा बातें नहीं, हम उसी इलाके में, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं तो बिश्नोई समाज जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। इन्होंने भी बड़े बड़े मूवमेंट कर रखे हैं, आगे कभी इसके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल ये याद रखना आप लोग। आगे बढ़ जाएं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबा आमटे हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैसे नॉर्मल क्वेश्चन था हमारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव किसने रखने वाले कौन थे, विक्रम साराभाई। गए कौन है, विक्रम साराभाई, ठीक है ना। एटॉमिक से रिलेटेड है तो होमी बाबा हो जाएगा। एक जगह गई ट्राम्बे करके, मैंने आपको बताया था, ट्राम्बे एक जगह मुंबई में, ईस्टर्न मुंबई में, वो होमी जहांगीर बाबा से रिलेटेड, ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है आपको, ठीक है ना। आगे की बात करें, अभी तो आपको पता है एक न्यूक्लियर से रिलेटेड ना एक चीज अमेरिका ढूंढ रहा, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स के। आज से कई साल पहले चाइना के ऊपर ना सुपरविजन रखने के लिए अमेरिका ने एक सैटेलाइट स्टैब्लिश करना चाहता था कंचनजंगा के ऊपर, ठीक है ना। अब वो सैटेलाइट का वजन इतना था और वो वहां तक पावर कैसे जाएगी उसको, तो उन्होंने इसके लिए एक न्यूक्लियर जनरेटर भी बनाया था। जब उसको चढ़ाने लगे ना इंडियन आर्मी की हेल्प से कि चाइना पे हम सुपरविजन रखेंगे, इतना तूफान आया कि उनको वहीं छोड़ के वो आज वो इतने सालों बाद उसको ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है वो, ठीक है ना। क्या पता ढूंढ लेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर का तो ये है ना, इसके अंदर ये होता है यूरेनियम 235 होता है। क्या होता है इसके अंदर, यूरेनियम 235 काफी पावरफुल है, ये काफी कॉस्टली भी है ना। इसके लिए देश काफी संघर्ष कर रहे हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई। गाइस भारत में अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसका विजन देखने वाला व्यक्ति कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक है ना। अगला, जब सरकार की व्यय राशि उसकी आय से अधिक हो जाती है तो क्या कहलाता है? मेरी बात को गौर से सुनना। दो चीजें होती हैं गाइस, एक होता है एक्सपोर्ट, एक क्या होता है? एक्सपोर्ट, और एक होता है इंपोर्ट होता है। कौन सा अच्छा है किसी कंट्री के लिए? एक्सपोर्ट अच्छा है ना। लेकिन हम करवा क्या रहे हैं? सबकी जेबों में मोबाइल है, चेक करो कहां से इंपोर्ट हुआ है, तो सारा पैसा कहां जा रहा है? और जिनको इस बात का घमंड है कि मेरे चाइना से नहीं है, उनको अंदर खोल के देखो, कुछ ना कुछ होगा जो चाइना से आ रहा होगा उसमें से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहिए लेकिन हम करवा के रहे हैं, यानी कि जब ये ज्यादा हो जाए, इसका तो ये लॉस है। ठीक है ना, इसको कहते हैं, हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया ना, ध्यान से सुनना। अगर ये ज्यादा हो जाए, इंपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट का मतलब होता है गाइस आयात, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात, और ये होता है हमारा निर्यात होता है। ठीक है ना। अगर आयात ज्यादा है तो इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। इसको क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा, है ना। फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं इसको, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं इसको। ठीक है ना। और अगर ये उल्टा हो जाएगा इस, है ना, क्या उल्टा हो जाए? मतलब ये जो एक्सपोर्ट है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए? वो एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, और है ना, तो ये अच्छी बात है, तो ये हमारा राजकोषीय लाभ हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जब सरकार व्यय राशि उसकी आय से अधिक हो जाती है ना, खर्चा ज्यादा है किससे? इनकम से, तो ये भी क्या हमारा एक तरह का फिजिकल डेफिसिट है। हाँ, ये भी सेम वही चीज है कि आपका खर्चा जो है आपकी इनकम से ज्यादा हो जाए तो वो लॉस में चल रहा है। ठीक है, वो चीज है। आगे की बात करें, वो मूवी नहीं देखी आपने एक चुप चुप के, उसमें कहता ना कि ये बता कि हमने 12 लाख कर्जा दिया तो 13 लाख का घाटा कैसे हो गया? कहता है उसको वसूल भी करने में 1 लाख चले गए। ठीक है ना, वो चीज है। हाँ, आपने बहुत अच्छे से देखा है। ये देखो क्या क्वेश्चन है, हमने 2500 बार डिस्कस किया है। चाणक्य द्वारा, चाणक्य एक बंदा था गाइस, है ना, उसने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था? उस समय गाइस अर्थशास्त्र का मतलब अर्थशास्त्र नहीं था, क्या होता था? पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि बीजेपी, आम आदमी, ये वो। पॉलिटिक्स का मतलब होता था कि उस समय राजा की क्या एक्टिविटीज होती थी, वो सब। ये जो 5 साल में चुनाव होते हैं ना पूरी दुनिया में, इसका कंसेप्ट यहीं से आया हुआ है। ये भी बंदे 5 साल से करा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था कि पंचायतों का कंसेप्ट कहां से आया, ये भी हम आपको बताऊंगा, चोल वंश में था ये पंचायतों का कंसेप्ट, पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में कभी। ठीक है, ये चीज है। तो एक बंदा था गाइस मौर्य वंश में, ठीक है ना, उसका क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका गाइस जो सेना, उसका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य का एक और नाम था गाइस, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। उसने किताब लिखी अर्थशास्त्र, और उसमें बात किसकी हो रही है? आज के समय, ये तो हिस्ट्री में अर्थशास्त्र, आज का जो अर्थशास्त्र है, आज का जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये अर्थशास्त्र रियल वाला है ना। ये दो तरीके से आपका, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपका मैक्रो, है ना। एक समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है, और एक आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है, हिंदी वालों को पता होगा। अच्छा, इसके जो ये जो मॉडर्न वाला है ना, इसको कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं इसको, है ना। इसके फाउंडर क्या कहते हैं इसको? एडम स्मिथ। क्या, कौन है इसका फाउंडर? स्मिथ है, एडम स्मिथ है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर जो है वो लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व के बारे में पूछ रखा है इस एग्जाम में। आगे बढ़ाऊंगा आपको मैं, आगे बढ़ जाए। बंगाल में पाल वंश की स्थापना जो है किस शासक ने की थी? अरे नहीं भाई नहीं, ओ पाल, ठीक है ना। पाल वंश की स्थापना कितनी की थी? मेरी बात को गौर से सुनना गाइस। ये मान लो भारत अपना क्या है, ठीक है ना। इधर बंगाल का इलाका है, कौन सा इलाका है? यहाँ पे एक वंश है गाइस, दैट इज पाल वंश। कौन सा वंश? हम पढ़ रहे हैं कौन सा टाइम पीरियड? हम पढ़ रहे हैं 700 के आसपास, 600-700 के आसपास, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पे एक वंश है गुज्जर प्रतिहार। कौन सा वंश है? गुज्जर प्रतिहार वंश है। और यहाँ पे एक वंश है गाइस राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश है? इन तीनों को एक जमीन चाहिए थी, दैट इज कन्नौज। कौन सी चाहिए थी? कन्नौज का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज में तो बहुत सारी बैटल हुई, जैसे पानीपत में हुई। कौन सा वाला? तो इनके वाला, इसको कहते हैं त्रिपक्षीय,
हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष है ना, इसमें पाल वंश भी इंक्लूडेड था, पाल वंश को भी चाहिए था ये, है ना, इसको भी चाहिए था और इसको भी चाहिए था, है ना। इनकी तरफ से धर्मपाल था, पाल वंश की तरफ से कौन था, इनकी तरफ से था कौन, ध्रुव, कौन था, राजा ध्रुव, और इनकी तरफ से था वत्सराज, कौन था। इसमें ऐसा, अच्छा इनका, ये तो बेचारे मासूम थे, तुम्हें पता है बंगाली बिहारी बहुत ही स्वीट होते हैं, उनका लड़ाई से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। नहीं, पाल डायनेस्टी के फाउंडर तो गोपाल थे, लेकिन पाल डायनेस्टी की तरफ से जब लड़ाई हुई इस बैटल ग्रेड, तो उस समय धर्मपाल ने इनिशिएट किया था, ठीक है ना। जब ये लड़ाई चल रही थी तो ये जो है ना, ये झेल नहीं पाए ज्यादा, है ना, तो ये वापस आ गए। फिर मेन लड़ाई हुई गुर्जरों के बीच में और राष्ट्रकूटों के बीच में, किसके बीच में, ये हम हिस्ट्री में, जिनका नहीं हुआ भाई टेंशन मत लो, ये सब्जेक्ट आपकी क्लास में जब होगा तब होगा, फिलहाल तो मैं उन लोगों के लिए भी है, और हो सकता है आपने पहले भी पढ़ रखा हो, है ना, ये चीज है। बाकी किसी किसी की कैचिंग पावर भी अच्छी हो तो पहली बार में भी ध्यान रख सकते हैं। तो राष्ट्रकूटों की तरफ से राजा ध्रुव थे और गुर्जरों की तरफ से थे वत्सराज, इन सब ने मिलकर जीता। स्टार्टिंग में लगा कि राष्ट्रकूट जीत जाएंगे, लेकिन फाइनल जीत किसकी हुई, गुर्जरों की, ठीक है ना। अगला, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है, अभी पढ़ा हमने गाइस, है ना। मैंने पूछा टोटल कितने कोस्टल स्टेट्स हमारे पास, 9। तो सबसे पहला कौन सा है आपका, गुजरात, और सबसे महाराष्ट्र नहीं, आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश है सेकंड नंबर पे, सबसे छोटा गोवा वाले, बस आगे नहीं। अगला, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी, इस समय मैं क्यों नहीं था, मेरी उन्मूलित ही नहीं हुई अभी तक। भारत में गरीबी उन्मूलन जो है वो निखिल ब्रो सर्च करो, हाँ मैं कह रहा हूं सर्च करो इसको, इसका आंसर क्या होगा। हाँ? भारत में एक नारा दिया इंदिरा गांधी ने, गरीबों को हटाओ, तभी तो गरीबी हटेगी। जब गरीब हटेंगे तो गरीबी भी, सीधा सा कंसेप्ट था, कितनी मासूम प्रधानमंत्री है, उनको आयरन लेडी भी कहते हैं, ठीक है ना, इंदिरा गांधी। हाँ, क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि गरीबों को हटा देते हैं, गरीबी तो अपने आप ही हट जाएगी, है, फोटो खींच लोगे तो भी आ जाएगा यार। ठीक है ना, इंदिरा गांधी, इसका टेन्योर बताना भाई कितना था, लिखा हुआ इस पे 19 लिख लेना भाई आप, ठीक है ना। गरीबों को हटाओ, ठीक है ना, तो गरीबी हट जाएगी, सीधी सी बात है। आगे बढ़े, ना रहेंगे गरीब, ना रहेगी गरीबी। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1983 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। ग्रामीण मतलब विलेजर्स, जो गांव में रहने वाले हैं, भूमिहीन जिनके पास कोई जमीन नहीं है और लेबर है, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, वो जो घूम घूम के काम कर रहे हैं, है ना। तो 1983 में इनके लिए कोई स्कीम चालू की गई थी, उसको क्या नाम देना चाहते हैं ये लोग, मतलब क्या नाम दिया गया ऐसा जिसकी वजह से ऐसा हुआ ये, हाँ ये चालू किया गया, यही है इसका, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है ना। ये मनरेगा मनरेगा मत टिक करना, हालांकि मैं अगर सेट करता ये क्वेश्चन तो मनरेगा जरूर लिखता मैं इसमें, ठीक है ना। मनरेगा है कि एक दिन में 100 दिन वाला, एक दिन में, एक साल में, हाँ हाँ ये है। तो बच्चे अब पता है क्या होता है, ऑप्शन वो सेट करो जो बच्चों को पता है। मान के चलो इनको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक ही स्कीम पता है, मनरेगा, तो कोई भी क्वेश्चन आए इसका मन करेगा टिक कर देता हूं बस आगे, इसीलिए फंस जाते हैं लालच के चक्कर में। ये पता है क्या, ये जो हमारी एकेडमिक वाली जो क्वालिफिकेशन थी ना, कहता हूं ना क्लास में कि बीए वाले आंसर मत दो, बीए वाले आंसर मतलब पूछता कुछ और हो, जवाब कुछ और आता है, जवाब वही आता है जो तुम्हें पता है, खुल के बताऊं मैं आपको। तो ऐसा ग्रेजुएशन में होता था कि सवाल कुछ भी पूछे लिख के आ जाओ, बस आंसर मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे वो होता नहीं है, इसी लालच के चक्कर में आप यहाँ पे टिक कर रहे होते हो, है ना। 10 में से 6-7 छात्रों को तो मैं ये समझाने में टाइम चला जाता है। कल 1 घंटा यहाँ समझा रहा था मैं रोड पे, जब मैं आया था यहाँ पे, सोचा काम करूंगा, एक मिल गया मुझे, अब वो छोड़ नहीं रहा तो मैं भी समझाने लगा, मेरे को भी मजा आता है, ऐसी बात नहीं है।
मिसगाइडेड लोगों को समझाना में अच्छा लगता है। तो मैंने कहा भाई आपको पता अंदर से कि सवाल नहीं हो रहा है, तो 1% भी डाउट हो तो उसको बाहर करो उसको। आप मेरे साथ बैठो, एक बार पढ़ाई करते हैं हम दोनों साथ साथ, और देखते हैं क्या डिफरेंसेस है हमारे बीच में। मैं वो डिफरेंसेस आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। 1% भी डाउट है ना सवाल में, 1% भी आप उसको करने की कोशिश कीजिए। करें, आगे बढ़े। अगला देखिए क्या कह रहा हमारा, 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए गठित समिति का क्या नाम था। अब देखो हमने सारे के सारे तो वैसे पढ़ लिए हैं वैसे तो, ठीक है। हाँ जी गाइस, हमने पढ़ ही लिया इसके बारे में। तो गाइस 1991, आपको पता है इससे पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, क्लोज थी। कैसी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, ना तो इंपोर्ट होता था ना ही एक्सपोर्ट। हाँ, फिर होता क्या था, गवर्नमेंट कभी कभी मजबूरी में कुछ कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेती थी। जैसे हमने अफगानिस्तान को चावल भेज दिया, वहां भुखमरी है, तो हमने अमेरिका से चावल मंगवा लिए, ऐसा होता था, ठीक है ना। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट की कुछ कुछ चीजों पे होता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीरो का मतलब ये नहीं कि पानी का कतरा भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ कुछ जो अलाउड करेगी मजबूरी में वो करेंगे हम, है ना, ये चीज है। लेकिन 1991 के बाद जब हमारी हालत बिगड़ी तो हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया हमने गाइस, है ना। और उसके लिए हम गए वर्ल्ड बैंक। कहाँ गए हम लोग, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, प्रधानमंत्री सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई, है ना, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है ना। उन्हीं के बेसिस पे ना वो कमेटी बनी थी गाइस, पीवी नरसिम्हा कमेटी थी ये। हालांकि ये नरसिम्हा राव, देखो सुनो, कमेटी का नाम उस व्यक्ति के नाम पे होता है जो उस कमेटी को लीड करता है। ये प्रधानमंत्री वाले नरसिम्हा नहीं, ये उस कमेटी का हेड है जिसका नाम भी नरसिम्हन रहा होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे जो अगला कह रहा है, 1991 में नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी गाइस। 21वां क्वेश्चन प्लीज भाई, देखो टाइम कम है थोड़ा सा। अरे इसको बंद करो ना, चालू करने आता है। आगे बढ़े, जी 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 सर। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्लास डिस्टर्ब मत करो भाई, मुझे क्लास डिस्टर्ब नहीं अच्छी लगती। सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, 1991 से पहले एक ना मूवी आई थी इसके ऊपर, गुरु 2007 में, वो अभिषेक बच्चन की, धीरूभाई अंबानी के ऊपर। उसमें वो बताता है लाइसेंस, ये करना है तो लाइसेंस चाहिए, वो करना है तो लाइसेंस चाहिए। 1991 से पहले जो क्लोज इकोनॉमी थी उसमें अगर आपको बिजनेस करना था उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता था। इतने सारे लाइसेंस के आदमी बिजनेस करना। आज भारत से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है बाहर, मतलब आना नहीं चाहते इंडिया में। नंबर ये रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, क्यों, दुबई में वो टैक्स वाला सच, दुबई में अगर आप 1 करोड़ कमाओगे तो पूरे 1 करोड़ आपके हैं, और यहाँ पे 33% गवर्नमेंट का है। उसके बाद फिर आ गया ना, तो जब आधा तो गवर्नमेंट ने रख लिया माल पानी, तो बाकी में आप एडजस्टमेंट करोगे। वहां पे क्या होता है, आदमी की टैक्सेस कुछ नहीं लेती गवर्नमेंट, तो उसकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है ना। लग्जरी कार में घूम रहा है, पुलिस के पास भी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, वो सारी चीजें है ना, ये कहानी है। तो इससे पहले वाली जो अर्थव्यवस्था थी इसको क्लोज इकोनॉमी या इसको लाइसेंसी राज भी कहते थे। क्या कहते थे उसको, लाइसेंसी राज भी कहते थे। तो ये जो 1991 की जो औद्योगिक नीति की एक प्रमुख विशेषता की, हमने खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट सेक्टर्स। ज्यादातर सेक्टरों में हमने लाइसेंस को खत्म कर दिया, कुछ सेक्टरों को छोड़ करके। कौन से, जैसे अगर आपको कोई नशीले पदार्थ आपने बनाया है तो उसके लिए, जैसे वाइन वगैरह के लिए, तो उसका लाइसेंस चाहिए, आज भी चाहिए, है ना। गली वाली बात अलग होती है, ठीक है ना, मतलब गली में, ठीक है ना, तुम्हारी तो गली में है, मुझे पता है। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी आगे कोई बात नहीं, आ जाओ, ज्यादा व्यक्तिगत नहीं होना, ठीक है ना। मैं ये कहता कि अगर आप कोई ऐसा मादक पेय पदार्थ बेच रहे हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए, तंबाकू के लिए लाइसेंस चाहिए, सिगरेट के लिए लाइसेंस चाहिए, और ऐसा कुछ। दूसरा, न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई काम करो तो लाइसेंस चाहिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन से काम रिलेटेड काम करो तो आपको लाइसेंस चाहिए। इस तरह का जो 5-6 सेक्टर जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं, उसके अलावा, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। देखो 3-3 क्वेश्चन आ गए इससे रिलेटेड, आप देख लो, एक ही एग्जाम में इससे रिलेटेड 3-3 क्वेश्चन आ गए। क्या कह रहा आपका, वो जो हमने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, एलपीजी, कौन सी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण बोलते गए इसको, ठीक है ना। ये इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, है ना। इसको उदारीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
उदारीकरण बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, निजीकरण गाइस क्या बोलते हैं इसको, निजीकरण बोलते हैं। और जी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, वैश्वीकरण, ठीक है ना, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है वैश्वीकरण, 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। ग्लोबल ट्रेड के लिए। हाँ, हमारी इकोनॉमी का बाहर की इकोनॉमी से कनेक्ट होना। अगला पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं गाइस, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, प्लीज बातें नहीं करो। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पहला होता है गाइस सॉलिड, पहला क्या होता है सॉलिड जिसको कहते हैं ठोस, ठीक है। दूसरा हमारा लिक्विड, दूसरा क्या होता है लिक्विड जिसको कहते हैं द्रव। और तीसरा होता है गैस, तीसरा क्या होता है गैस, है ना, गैस ही कहते हैं इसको। देखो हमारे और आपके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और अगर ये पार्टिकल बहुत ज्यादा पास है तो वो क्या कहलाएगा, अगर थोड़े थोड़ी दूरी पे है तो वो, अगर बिल्कुल दूरी पे तो एक और स्टेज है गाइज, प्लाज्मा। एक और क्या स्टेज है, प्लाज्मा। गाइज जैसे कि ये लिक्विड भी नहीं है और ये सॉलिड भी नहीं है, मतलब कि इन दोनों के बीच का है कहीं। जैसे कि हम लोहे को पिघला दें, लोहे को पिघलाएंगे तो वो पानी जैसा लिक्विड नहीं होगा और वो सॉलिड भी नहीं रहेगा, है ना। जैसे शहद, हाँ जैसे कि शहद, हाँ शहद का देखते हो ना आप लोग, कुछ अलग ही है उसका टेक्सचर, है ना, वो चीज है। तो प्लाज्मा बोलते हैं इसको, हिंदी में भी प्लाज्मा ही नाम है इसका। और एक ऐसा एक होता है आपका हिग सॉरी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या इसका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की कितनी अवस्थाएं टोटल 5 होती हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा पास पास होते हैं भाई, सॉलिड में। किसमें पास होते हैं ज्यादा, इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर द मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इसके इतने पास होते हैं कि एक दूसरे से हीट होते ही है, तभी तो चाय के बर्तन की जो हैंडल होता है वो गर्म हो जाता है, इसलिए उसका हैंडल किस लिए बना, किसका बना रखा है, प्लास्टिक का या लकड़ी का या जैसा भी बना रखा है ना, वो चीज है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, अब इस पे चर्चा और नहीं कर सकते। उड़ीसा के मंदिरों से जुड़ा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसी कौन सा डांस है भाई, ये कौन सा डांस आ गया हमारा, ये क्लासिकल डांस आ गया। कौन सा डांस आ गया, तो हमने कहा क्लासिकल डांस कितने टाइप के होते हैं, 8 होते हैं ना, अभी देखना और भी आएगा। उड़ीसी हो गया हमारा। अगला नेक्स्ट हो क्या, अगर आपका कौन सा नृत्य शैली पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ से, पूर्वोत्तर समझ रहे हो आप लोग, हाँ पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। हाँ मणिपुर वहीं पे ही है, तो मणिपुर आपको नहीं पता कहाँ है, मणिपुरी डांस कौन सा, अरे प्लीज बात है नहीं करो, बहुत खराब बात है, अच्छा लगेगा मैं चिल्लाऊंगा। 3 डांस पूछे मैं, देखो सत्रिया है ना, सत्रिया डांस किससे रिलेटेड आपका, असम से रिलेटेड आपका, ठीक है ना, ये मैं करा दूंगा आपको। ईद उल फित्र का पर्व किस पर्व का समापन दर्शाता है, मतलब कौन सा ऐसा फर्स्ट फेस्टिवल है जो खत्म होता है उसके बाद ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर, रमजान हो जाएगा, ठीक है ना। रमजान बोलते हैं हिंदी में, रमदान लिखते हैं इसको, ठीक है ना, इस साइड में ऐसे बोला था। अगला 2016 में रियो ओलंपिक में भारत, ज्यादातर फैक्चुअली क्वेश्चन है, भारत ने कितने पदक जीते थे, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, कहीं पे लिख लेना, 4 है इसका आंसर गाइस, ठीक है ना। ठीक है, भारत के रियो ओलंपिक में कितने पदक, जिन्होंने 4 पदक जीते थे। सबसे ज्यादा पदक अमेरिका के माइकल फिलिप्स हैं एक, है ना, सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, माइकल फिलिप्स। आप देखना इसका कभी फोटो वोटो गूगल पे सर्च करोगे ना, 2 आ रहा है क्या पदक, क्या ये कब की बात है, 16 का क्यों देख रहे हो, 16 लिखा था, अच्छा 16 लिखा था, ओके। कौन कौन से हैं, आपने रियो ही लिखा ना, रियो ओलंपिक्स, हाँ भाई जिसको ठीक कर लेना, ये ना 4 नहीं, इसका आंसर क्या है, फिर तो गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नेक्स्ट माइकल फिलिप्स है इसका,
अगला करें। इनमें से कौन सा भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गणना सबसे हाईएस्ट वाला है? नहीं नहीं, ये ओलंपिक है, नॉर्मल ओलंपिक है। और ये क्या मतलब ओलंपिक ही है, रियो देखो सुनो, जहां पे वो होता है ना उसका नाम जुड़ जाता है वो ओलंपिक ही। तो ओलंपिक में ऐसा कौन सा बंदा जिसने हाईएस्ट गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, ठीक है ना। अगला, हाँ स्विमिंग से रिलेटेड है ये। स्विमिंग से रिलेटेड से पूछा कि कैसे जीते, कि मैं 18 घंटे पानी में रहता था, आप भी रहो तो आप भी जीत जाओगे। इनमें से कौन सा मतलब पानी में प्रैक्टिस करता रहता था। AQI में कौन सी चीज शामिल नहीं होती गाइस? AQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में AQI में क्या चीज शामिल नहीं होती है? लेड होता है इसका, क्या होता है? नहीं लेड मीथेन होगा इसका। क्या AQI में क्या चीज शामिल नहीं होता है? लेड, मीथेन या ऐसा कुछ। मीथेन ही होगा इसका, ठीक है मीथेन करो उसको। ये कौन है? करें अगला, है टाइम या नहीं है? कौन सा महाद्वीप 2025 में ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया? ब्रिक्स में शामिल हुआ है कौन सा ऐसा वो है? साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब ब्रिक्स के बारे में तो हम लोग 50 बार पढ़ चुके हैं, अभी फिलहाल नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि क्वेश्चन कवर करना है। ये BNS के क्वेश्चन अलग से जो करवाए थे, 10 क्वेश्चन करवाए थे ना, उसी में से एक क्वेश्चन है ये। क्या अबेटमेंट कहाँ लिखा है? एनीवन, अच्छा, अंडर द भारतीय न्याय संहिता हु कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एन ऑफेंस, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होना, अकाउंटेबल होना। लिखो आपका 32 का आंसर लिख लो, मैं वैसे बताता हूँ आपको। हाँ सेकंड है उसका। क्या कहना चाह रहे देखो, आपको पता ना कि ये जो IPC है उसकी जगह पे BNS आ गई, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपडेट हुई है। इसके तहत किसी अपराधी के लिए उकसाने के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, ठीक है। एनीवन हु एड्स, है ना, देखो सुनो, मान के चलो मैंने उनको मार दिया और इस व्यक्ति ने मुझे उकसाया है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, ये कहना चाह रहा है ये, है ना। तो किसी को, हाँ किसी को क्या करना, इंसाइट करना। तो एनीवन हु एड्स काउंसिल्स और इंस्टिगेट द ऑफेंसेस, है ना, जो भड़काए, है ना, उसमें भी इसको क्राइम के सेंस में रखा गया है, ठीक है। हाँ कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा। 50 एक सेट में 50 होते हैं। आपको पता भी CGL मेंस हुआ, उसमें कंप्यूटर टफ आई है थोड़ी सी।